गुड मॉर्निंग। पीएचटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास प्रश्न पत्र उत्तर भारतीय समाज और शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हमारी कई नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है औपनिवेशिक काल में शिक्षा का इतिहास। यानी औपनिवेशिक काल के दौरान शिक्षा का इतिहास क्या है, इसके संबंध में जानकारी वो पूर्व प्राप्त करेंगे इस यूनिट के माध्यम से। तो आज हमारा प्रकरण है अंग्रेजी शासन के पूर्व देश में शैक्षिक व्यवस्था। अंग्रेजी शासन के पहले देश के अंतर्गत किस प्रकार की हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, इसके संदर्भ में हम इस वीडियो के माध्यम से पूर्णतया जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। हमारा देश है जो शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर कहा जाता है। हमारे देश को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का क्या बोला जाता है, सिरमौर बोला जाता है। हमारी प्राचीन सभ्यताओं से लेकर प्राचीन सभ्यता है जो शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक विकसित थी। हम बात करते हैं प्राचीन काल के अंतर्गत शिक्षा के बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है। ये शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे भारत के अंतर्गत। इस कारण हम शिक्षा को क्या कह सकते हैं, विश्व का अंदर भारत को सिरमौर कहा जाता है, विश्व के अंदर शिक्षा का। अतः विश्व में अनेक ऐसी कई प्राचीन सभ्यताएं आई, उन्होंने जन्म लिया और कुछ ही समय में जो सभ्यता है वे क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन भारतीय सभ्यता है वो एक ऐसी विकसित सभ्यता के रूप में आ जाती, प्राचीन सभ्यता है जो वर्तमान समय तक चल रही है। यही कुछ इतिहासकार भारत में शिक्षा का प्रारंभ वैदिक काल से मानते हैं। कुछ इतिहासकार भारत में शिक्षा का प्रारंभ कब से मानते हैं, शिक्षा का प्रारंभ मानते हैं वैदिक काल से मानते हैं। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रारंभ है वैदिक काल से पूर्व भी हो चुका है। जब हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शिक्षा उस समय पे भी थी। वैदिक काल से पूर्व भी भारत के अंदर शिक्षा है वो अत्यधिक मात्रा में विकसित थी। और इन संस्कृतियों के द्वारा हम शिक्षा के गौरवान्वित पृष्ठ को देख सकते हैं कि भारत जब वैदिक काल से पूर्व भी शिक्षित था, लगभग यहाँ के लोग विविध प्रकार के फसलों से परिचित थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो जौ और गेहूँ, चावल आदि फसल से क्या थे, परिचित थे और वे कृषि करना सीखे थे। तो हम जानते हैं कि कृषि तभी की जाती है जब व्यक्ति थोड़ा सा शिक्षित होता है। इस प्रकार से निस्संदेह शिक्षा भारत के अंदर अति प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई है और हमारा देश इसी कारण विश्व में शिक्षा का क्षेत्र में सिरमौर कहा जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा सवाल सुखाए नहीं वरना मानव की विमुक्त अमोघ यंत्र थी। प्राचीन काल में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, समानते सुखाए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जगत को एक अच्छा यंत्र के रूप में विकसित करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा भारतीय सभ्यता के एक शाश्वत मूल्य के रूप में शिक्षा का उपयोग है वो किया जाता था और शिक्षा का मानव कल्याण की भावना को अपने अंदर समेटे रखी थी। शिक्षा मानव कल्याण की भावना को अपने अंदर समेटे रखी थी। अतः यह कह सकते हैं कि शिक्षा क्या था, उस समय विमुक्ति का साधन था। यह मानव के लिए एक शव की पहचान के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में शिक्षा है वो महत्वपूर्ण सहायक थी। प्राचीन समय में 4 पुरुषार्थ थे, जैसे धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष। जीवन का अंतिम लक्ष्य होता था मोक्ष होता था। मोक्ष प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति है वो अपना जीवन सफल मानता था। ऐसी स्थिति में मोक्ष प्राप्त करने के अंतर्गत शिक्षा की अहम भूमिका होती थी। तो शिक्षा भारतीय शैक्षिक सांस्कृतिक परंपराओं का इतिहास विश्व में सबसे प्राचीन। भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है वो विश्व में सबसे प्राचीन इतिहास है। इसका अस्तित्व विगत 5000 वर्षों से भी अधिक परंपराओं अधिक सुदूर अधिक दृष्टिगोचर होता है और इसका अस्तित्व है वो लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक है, जब से शिक्षा अपने विकसित हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा भारत के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, जिसके द्वारा शिक्षा हर व्यक्ति भारत का शिक्षित था।
तो अंग्रेजों के आने से पूर्व, यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन के पूर्व में भी शिक्षा है वो पनपी हुई थी, जिसे हम वैदिक काल से कुछ इतिहासकार वैदिक कालीन कहते हैं, तो कुछ इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के पूर्व में भी शिक्षा का विकसित रूप मानते हैं। एक ऐसे एक प्रसिद्ध लेखक है F.W. थॉमस। F.W. थॉमस एक अंग्रेजी इतिहासकार है, F.W. थॉमस। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्ट्री एंड Protestant of the history and progress of British education इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्टेंट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन के अंतर्गत थॉमस ने कहा है, F.W. थॉमस ने कहा है कि भारत में शिक्षा कोई नवीन पद्धति नहीं है, उसको समझना नवीन पद्धति के रूप में नहीं है। ऐसा कोई भी विश्व का देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतना प्राचीन समय से प्रारंभ हुआ है। उनका कहना था कि विश्व के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है जिसका प्रेम शिक्षा के प्रति प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ था। अतः इतने प्राचीन समय में से प्रारंभ हुआ था जिसका इतना सहज, स्थायी या शक्तिशाली प्रभाव अपने आगामी पीढ़ियों पर छोड़ा, और उसका इतना प्रभाव सहज और स्थायी प्रभाव और शक्तिशाली प्रभाव अपनी आने वाली पीढ़ियों तक छोड़ा। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा हमारे देश के अंतर्गत विदेशी इतिहासकार भी शिक्षा के संबंध में इस प्रकार की बातें करते थे। शायद उस अंग्रेजों के पूर्व भी भारत है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समझ विकसित होती है, जिससे वह अपने जीवन के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर है वो कर सकता है और एक अच्छा सफल व्यक्ति है वो बन सकता है। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का उत्थान की संकीर्णता से ऊपर विश्व कल्याण की भावना से भी है, जिसके अंतर्गत हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक भावना है जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहते हैं, जिसके द्वारा हमारे देश की संस्कृति के अंदर यह समझाया जाता है कि संपूर्ण विश्व वो क्या है, हमारा परिवार है और हम इसके सदस्य हैं, तो हमें आपस में मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेज शासन व्यवस्था से पूर्व देश की जो शैक्षिक व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।